नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 4 कार्यपालिका और उसका है हमारा लेक्चर नंबर 9। आइए जानते हैं आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो हमारा है वो आधा कंप्लीट हो गया था और अब आधा बाकी है। तो जो बाकी वाला पोर्शन है वो हम लोग आज पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन सी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है और कौन से अनेक जो कार्य हैं वो प्रधानमंत्री करता है, किस प्रकार से संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। इन सारी जानकारी आज हम लोग आज के लेक्चर में लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, ये बात हम लोग स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जो संसद है, जो हमारी विधायिका होती है, हमारी विधायिका क्या है? संसद है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आ रहे हैं। तो संसद क्या करेगी? कार्यपालिका को नियंत्रित करेगी, मतलब कंट्रोल करने का जो काम करेगी वो संसद करेगी। अब संसद कार्यपालिका को किस प्रकार से कंट्रोल करती है ये देखिए। पहली बात तो ये कि अगर सरकार कोई भी विधेयक लेकर के आती है, किसी भी विधेयक को कानून बनाना चाहती है, तो उस कानून बनने में जो प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभाएंगे वो संसद निभाएगी। संसद का अर्थ ये हो गया बच्चों कि इस संसद में सरकार भी है, वो वाला दल, वो वाली पॉलिटिकल पार्टी भी है जो कि सत्ता में बैठी है, और उस पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हैं जो कि सत्ता में नहीं है, मतलब जो विपक्ष में, जो सरकार के समर्थन में है, मतलब जो पार्टी के लोग हैं वो भी हैं, और जो सरकार के विपक्ष में है वो लोग भी हैं। तो संसद क्या कर रही है? यहाँ पे समय समय पे कानूनों में देख रही है कि क्या सरकार जो विधेयक लेकर के आ रही है वो विधेयक सही है या गलत है। कभी कभार मान लीजिए सरकार कुछ गलत काम कर देती है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, तो वो अविश्वास जो प्रस्ताव है वो यहीं से ही पारित होता है। तो संसद क्या करेगी? इस पे निगरानी रखेगी। इसी प्रकार से राष्ट्रपति साहब संसद का भाग है, तो राष्ट्रपति जी भी समय समय पर सरकार से, मतलब जो मुख्य कार्यकारी कार्यपालिका है सरकार, उस सरकार से क्या है? जवाब मांगेंगे कि आपने ये काम करा है तो कैसे करा, इसके पीछे आप कारण बताइए, सारी सूचना मुझे जल्द से जल्द दीजिए, ऐसी बात राष्ट्रपति कह सकते हैं। तो संसद पूर्ण रूप से क्या है? कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। तो जो कार्यपालिका है वो किसके कंट्रोल में काम कर रही है? आप कह सकते हैं संसद के कंट्रोल में काम कर रही है। और संसद में जो लोग बैठे हुए हैं वो किन्होंने चुना है? जनता ने चुना है। तो हम कह सकते हैं कि जो सरकार बनी है, जिसे हम कार्यपालिका कह रहे हैं, वो किसके अंडर में काम कर रही है? जनता के अंडर में काम कर रही है। संसद में लोग जो प्रतिनिधि चुनकर के आए वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो वह बोलेंगे कि हमारे एरिया में लोग ये चाहते हैं, हमारे एरिया में लोग ये चाहते हैं तो सरकार ये काम करे, हमारे एरिया में लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं तो हम भी सरकार के विरोध में। तो मतलब जनता की आवाज संसद में पहुंचती है और संसद कार्यपालिका को कंट्रोल करने का काम कर रही है। संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कार्यपालिका स्वतंत्र रूप से विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में रहती है। संसदीय शासन व्यवस्था की सबसे अच्छी जो बात है बस वो यही है कि हमेशा जो कार्यपालिका सतत, मतलब कंटिन्यूस, लगातार विधायिका के नियंत्रण में रहती है, मतलब संसद के क्या होगी? कंट्रोल में रहेगी और उनकी देखरेख में काम करेगी। ये कार्यपालिका, मतलब जो सरकार है, वो विधायिका को जवाब देगी, हमने ये काम इसलिए करा है, हम इस विधेयक को कानून इसलिए बनाना चाहते हैं, हम इन मुद्दों पर चर्चा इसलिए करना चाहते हैं। जो मतलब पूरी जो डिटेल है सरकार वो क्या है? संसद में विधायिका में रखती है। जब संसद में या विधायिका में वो अपनी रिपोर्ट रख रही है, अपनी बात कार्यपालिका रख रहा है, कार्यपालिका जवाब दे रहा है, तो इसी को तो क्या कहा गया है? उत्तरदायी तो कहा गया है बच्चों। यही तो उत्तरदायी है, यही तो अकाउंटेबिलिटी है, यही तो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है सरकार की, भाई हमने ये काम करा है। और डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में उत्तरदायी है, स्थायित्व हो या ना हो, पहले उत्तरदायी जरूरी है, पहले अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है कि वो अपनी बात को माने, और उत्तरदायित्व होना जरूरी है। और संसदीय शासन व्यवस्था में हमें उत्तरदायित्व देखने को मिल रहा है, क्योंकि कार्यपालिका लगातार विधायिका से कंट्रोल हो रही है, नियंत्रित देखने को मिल रही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ओके, देखिए ये बात अनुच्छेद 75 में कही गई है, आर्टिकल 75 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में बात कही गई है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने का अर्थ क्या है? जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि 2019 में बीजेपी के 303 कैंडिडेट जीते और एनडीए के 350 कैंडिडेट जीते। यही कहानी मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताई थी। अब इनमें से क्या हुआ? एक जना प्रधानमंत्री बन गया और बाकी कुछ बन गए मंत्री। ये सीन अपना अभी तक चल रहा था। और ये प्रधानमंत्री और मंत्रियों को मिलाकर के हमने क्या बोला? सरकार बोला। सरकार बोला। ये सरकार है जो है, जिसमें प्रधानमंत्री है, तीनों प्रकार के जो मंत्री हैं वो है, उसको मिलाकर के सरकार कहा जाता है। अब इनका सामूहिक उत्तरदायी, सामूहिक उत्तरदायी का मतलब क्या है? जैसा मैंने आप लोगों को कहा, मंत्री अलग अलग बनते हैं। जैसे कि कोई स्वास्थ्य का मंत्री, मतलब कोई हेल्थ का मंत्री,
हेल्थ मिनिस्टर होगा, कोई एजुकेशन का होगा, शिक्षा मंत्री जिसे हम लोग कहते हैं, कोई स्पोर्ट्स का मतलब खेल कूद का मंत्री होगा, कोई कानून का होगा, कोई सामाजिक कल्याण सोशल वेलफेयर का होगा। अलग अलग मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, अलग अलग विभाग उनको सौंपे जाते हैं। अब जब वो विभाग सौंपे गए, अब मान लीजिए कि कोई ऐसी व्यवस्था हेल्थ मिनिस्टर लेकर के आया है, कोई ऐसी व्यवस्था स्वास्थ्य जो मंत्री है वो लेकर के आया है। अब उस स्वास्थ्य मंत्री का जो भी फैसला है, उस फैसले को अकेला इसने नहीं लिया है, मतलब किसने लिया है? पूरी सरकार ने उस फैसले को लिया है। उस फैसले को पूरी सरकार ने लिया है। इसीलिए आप देखिएगा कि अगर हेल्थ मिनिस्टर कोई बात कह रहा है तो उसको सपोर्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी करेगा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर भी करेगा, लॉ मिनिस्टर भी करेगा। हर प्रकार के जो मंत्री है, हर विभागों के जो मंत्री है, वो सब के सब उनको क्या करेंगे? समर्थन करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका सामूहिक उत्तरदायी है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की है कि भैया हम एक साथ मिलकर के पूरी जिम्मेदारी उठाएं, हम सब एक साथ आकर के हम इस बात के पक्ष में बोले, हम इस बात के विपक्ष में बोले। तो सामूहिक उत्तरदायी को दर्शाता है। मंत्रिपरिषद जो है, ये पूरा जो मंत्रिपरिषद है, ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी क्यों है? क्योंकि देखिए हेल्थ मिनिस्टर का कोई अच्छा या बुरा हो, कुछ भी हो, उसकी जो भी पॉलिसी आई है उसको सपोर्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी कर रहा है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी कर रहा है, लॉ मिनिस्टर भी कर रहा है, सब व्यक्ति उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हर मंत्रालय उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायी, हम सबका मिलकर के हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये वाली बात यहाँ पर आती है। इस प्रावधान का अर्थ है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। अब इस प्रावधान का ये जो आर्टिकल 75 लिखा गया, इसका अर्थ ये हो गया कि अगर सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है, सरकार लोकसभा में विश्वास खो देने का मतलब क्या है? भाई सरकार का प्रधान कौन? प्रधानमंत्री। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देता है, अगर प्रधानमंत्री हट जाता है, अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाता है। फिर नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा और नया प्रधानमंत्री अपना नया मंत्रिमंडल बनाएगा। ये जो सरकार का मुखिया है, प्रधान है, वो कौन है? प्रधानमंत्री। अब इस प्रधानमंत्री को, ये प्रधानमंत्री बना कब? जब लोकसभा के 272 लोगों ने हाँ बोला कि भैया हम इसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अगर ये क्या है? ये लोगों का, इन 272 लोगों का विश्वास है कि भैया ये देश के लिए अच्छा काम करेगा। अगर ये विश्वास मत खो देता है, अगर ये विश्वास खो देता है, मतलब विश्वास खो देने का मतलब क्या है? इन 272 लोगों का समर्थन नहीं मिल पाता है, 545 में से 272 लोगों का भी समर्थन अगर नहीं मिल पाता है, तो फिर उन्होंने क्या कर दिया? विश्वास खो दिया। और जब विश्वास खो दिया जाता है तो क्या होता है? त्याग पत्र सरकार को देना ही देना पड़ता है। और विश्वास खो देंगे, इसका कैसे पता लगाया जाएगा? हम अविश्वास जो प्रस्ताव है वो भी जारी करके देख सकते हैं। सरकार कभी कभार राष्ट्रपति फ्लोर टेस्ट भी करवाते हैं। अगर ये डाउट रहता है कि भाई सरकार पूरा बहुमत में नहीं, तो फ्लोर टेस्ट करवाते हैं और पता लगवाते हैं कि हाँ भाई कितने लोग प्रधानमंत्री के अभी भी बहुमत में समर्थन में हैं। ओके, तो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है और त्यागपत्र उसको देना पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। देखिए, अब यहां पर एक बात, पूरे कॉन्सेप्ट को समझेगा। जनता ने क्या करा? जनता ने चुना प्रतिनिधियों को। जनता ने किसको चुना? प्रतिनिधियों को। भाई ये हमारे यहां से जीत करके जाएगा, वो हमारे यहां से जीत करके जाएगा। हमने चुना प्रतिनिधियों को। ये प्रतिनिधियों ने गए संसद में, संसद ने बनाई एक सरकार। ठीक है, इन प्रतिनिधियों ने मिलकर के संसद बनाई और उस संसद में जिस पार्टी के 50% से ज्यादा लोग हैं, उन्होंने क्या करी? सरकार बनाई। तो ये सरकार क्या है? ये सरकार किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? पूरे संसद का प्रतिनिधित्व कर रही है। संसद किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और ये प्रतिनिधि जो है, ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मतलब अगर आपको पूछा जाए जनता के मुद्दों को कौन उठा रहा है? ये रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव कहां उठा रहे हैं? संसद में उठा रहे हैं। संसद में किसके सामने उठा रहे हैं? सरकार के सामने उठा रहे हैं। मतलब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, यही बात यहां पर कही गई है इस सिद्धांत के अनुसार कि मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है। जो मंत्रिपरिषद बनाया गया है, जिसमें पूरा प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री हैं वो सारे आते हैं। ये क्या है? कार्यकारी समिति। कार्यकारी समिति का मतलब क्या है? काम करने वाली एक समिति, एक ग्रुप विधायिका ने या संसद ने बनाया है। वे संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करते हैं। और ये जो कार्यकारी समिति बनाई गई है, ये संसद के प्रतिनिधि होने के नाते संसद का रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, संसद का रिप्रेजेंटेशन पूरे भारत में कर रहे हैं और सामूहिक रूप से क्या है? शासन चला रहे हैं।
ओके, तो यहां पर हमें यह बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो मंत्रिपरिषद है वो क्या है, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व ले रहा है और वो पूरे संसद को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई सरकार जो बनी है वो संसद में से बनी है, लोकसभा के भी मेंबर्स हो सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये जो सरकार जो बनी है ये क्या है, संसद का प्रतिनिधि कर रही है, संसद को रिप्रेजेंट कर रही है, पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करती है। ओके, और ये चार्ट आप कहीं कॉपी में उतार लीजिएगा, इससे आपको और भी आसानी होगी। जनता ने प्रतिनिधियों को चुना, प्रतिनिधि संसद में गए, संसद ने सरकार बनाई, तो इसलिए जनता प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, जनता का रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, संसद प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व कर रही है और सरकार संसद का प्रतिनिधित्व कर रही है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। अब सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यह भी हो गया कि मंत्रिमंडल की एकजुटता, ठीक है, यूनिटी होनी चाहिए, उनमें प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी होना चाहिए। भाई आपने जब आपने मंत्री बनाए और हम मान करके चल रहे हैं जो भी फैसला लिया जा रहा है वो पूरे मंत्रिपरिषद से पूछ करके लिया जा रहा है। जब लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप सब में क्या होनी चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए। अगर एकजुटता होगी तभी तो क्या है, आप किसी विधेयक को सही या गलत बता पाओगे। अगर आप लोगों में एकजुटता नहीं है, अगर सरकार में ही एकजुटता नहीं है, अगर सरकार के मंत्रियों में ही अलग अलग विवाद है, अलग अलग विचारधारा उन लोगों की है, विचारधारा अलग अलग हो सकती है पर किसी मुद्दे को लेकर के एक सहमति होना जरूरी है। तो यहां पर यह जरूरी है कि यह एकजुटता का सिद्धांत, और इसी एकजुटता के सिद्धांत के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व दिखाया गया है अनुच्छेद 75 में भारत के संविधान में। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। देखिए अब क्या होता है, जो अविश्वास जो प्रस्ताव है ना बच्चों, ये अविश्वास प्रस्ताव पूरी सरकार के खिलाफ ही पारित होगा। तो अगर ये कह रहा है कि अगर एक मंत्री के खिलाफ भी हो गया, मतलब वैसे पूरी सरकार के खिलाफ ही जाएगा, जब एक मंत्री के खिलाफ भी आ जाता है तो भी आपको क्या है कि पूरी सरकार को ही त्यागपत्र देना होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, एक होता है निंदा प्रस्ताव और एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। एक निंदा प्रस्ताव और एक है अविश्वास प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव को इंग्लिश में कहा जाता है सेंसर मोशन। कौन सा मोशन, CNSURE, सेंसर मोशन। और इसको कहा जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। निंदा प्रस्ताव में आपको कारण बताना है कि आप उसकी निंदा का मतलब क्या होता है, बुराई करना। आप किसी मंत्री की या पूरी सरकार की आप बुराई क्यों कर रहे हो, आपको कारण बताना है। अविश्वास प्रस्ताव में आपको कारण बताने की जरूरत नहीं। निंदा प्रस्ताव में अगर निंदा प्रस्ताव पास भी हो जाता है, अगर पारित भी हो जाता है, तो जरूरी नहीं है कि मंत्री या सरकार त्यागपत्र दे, परंतु अगर अविश्वास मत पारित हो गया, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार को त्यागपत्र देना ही देना होगा। तो यहां पर यही बात कही गई कि अगर एक मंत्री के विरुद्ध अगर ये अविश्वास प्रस्ताव, मतलब निंदा प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव की मुख्यतः बात कर रहा है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। और संपूर्ण कब देगा, अविश्वास प्रस्ताव में ही देगा। इसका अर्थ यह भी है कि यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं तो उसे उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो अब इसका मतलब यह भी हो गया कि अगर कोई मंत्रिमंडल की कोई नीति है, ठीक है, कोई भी योजना उन्होंने बनाई, मंत्रिमंडल ने कोई भी योजना बनाई है या कोई भी निर्णय लिया, कोई भी डिसीजन लिया, अगर वो मंत्री उस बात से सहमत नहीं है तो या तो क्या करे कि उस बात को स्वीकार कर ले कि हाँ हाँ नहीं जो बना रहे हो ठीक है, ओके मैं इसमें मैं राजी हूं, नहीं तो क्या कर दे, अपना त्यागपत्र दे दे। ये क्या है कि भाई आप अगर मंत्रिमंडल से खुश नहीं हो कि भाई ये जो पूरा फैसला मंत्रिमंडल ने लिया है इससे मैं सहमत नहीं, मैं राजी नहीं हूं, फैसला बिल्कुल गलत है, तो या तो आप त्यागपत्र दे दो, नहीं तो उनके फैसलों को मान लो कि हाँ बिल्कुल फैसला सही है। और फैसला सही मान रहे हो तो फिर सबके सामने आप दिखाओ कि नहीं भैया हमारी सरकार ने जो फैसला लिया है वो सही लिया है, ठीक है। अभी जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, किसानों के आंदोलन के समय एक पंजाब से मिनिस्टर थी, महिला थी, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, किसानों के मुद्दे को लेकर करके, वो मंत्री थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि सरकार जो भी कानून लेकर के आई है वो सही कानून नहीं है, हमारे किसान भाई बहन आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन में मैं उनके साथ हूं और मैं सरकार के इस मुद्दे को लेकर के सरकार के विपक्ष में जाती हूं। तो उन्होंने त्यागपत्र सौंप दिया और अगर आप राजी हो तो उनकी बात को एक्सेप्ट करो कि सरकार ने जो करा है वो सही करा है। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी है। अब देखिए, जिस भी नीति में जो भी पॉलिसी आपने बनाई है उसमें सामूहिक उत्तरदायित्व है, ठीक है, आपकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी है कि सभी मंत्री उसे लागू करें।
कोई भी मंत्री उस नीति के खिलाफ ना बोले, कोई भी मंत्री उस नीति के अगेंस्ट में नहीं जाए। कहीं पर भी जा रहे हैं, आपको उस पॉलिसी का आपको प्रमोशन करना है, आपको प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि आपके सामूहिक उत्तरदायित्व। लोकसभा में आप बैठे हो तो आप भी जवाब दीजिए कि नहीं हमारी सरकार ने, इस विभाग ने जो पॉलिसी बनाई वो बेहतर पॉलिसी बनाई। अब एक बात देखिएगा, आपका भी बजट सत्र देखिएगा, बजट सेशन देखिएगा। बजट जो बनाने का मुख्यतः काम किसका है? वित्त मंत्रालय का है, मतलब जो वित्त मंत्री है वो बनाएंगे। परंतु आप देखिए जितने भी मंत्री हैं सारे के सारे कहते हैं नहीं, इससे बेहतर बजट आज से पहले कभी नहीं आया। ये सर्वांगीण विकास जो है भारत का करेगा, सभी क्षेत्रों का विकास करेगा, सभी वर्गों का विकास करेगा। तो वो इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? वो इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया हमारी सरकार के लोग हैं, हमारी सरकार के लोग हैं तो हमें तारीफ करनी होगी। ये बिल्कुल एक ऐसा सीन है, ये एक फैमिली की तरह है बच्चों, ये एक फैमिली की तरह। फैमिली में क्या होता है कि कोई भी डिसीजन लिया हो, आप चाहे खुश हो या आप दुखी हो, कुछ भी हो, तो क्या है, पर आपको लोगों को ये कहना नहीं जो लिया है हमारे बड़े बुजुर्गों ने लिया सही डिसीजन है। तो फैमिली की बात कभी बाहर नहीं आने देते ना। तो उसी प्रकार से जो सरकार के अंदर कोई नाराजगी हो, कोई नोक जोक हो, ठीक है, आप फैसले से नाराज हो, आप खुश हो, ये बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। सबको ये लगना चाहिए नहीं सरकार के बीच में बहुत यूनिटी है, सारे मंत्री प्रधानमंत्री सब एक होकर के काम करते हैं, जैसा कि हम फैमिली में दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम सब एक है, हम यूनाइट है और यूनाइट ही रहना चाहिए। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। तो भारत में प्रधानमंत्री का जो सरकार में स्थान है, हमने क्या कहा, देश का प्रमुख, देश का मुखिया, देश का राष्ट्रपति होगा और सरकार का प्रमुख, सरकार का प्रधान जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो भारत में सरकार का में जो स्थान है वो सर्वोपरि जो है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो किसका है? प्रधानमंत्री जी का है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर प्रधानमंत्री नहीं होगा तो मंत्रिपरिषद नहीं होगा। भैया पहले क्या आया? पहले पीएम आया, पहले प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री के पीछे पीछे क्या है? सारे मंत्री आए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो डिसाइड करा है कि भैया ये लोग मंत्री बनेंगे। तो पहले प्रधानमंत्री आया और फिर मिनिस्टर्स आए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पहले हमारे माता पिता आए फिर हम लोग आए, तो उनके पीछे हम लोग हैं। अगर वो नहीं होते तो हमारा अस्तित्व भी नहीं होता। तो उसी प्रकार क्या है कि पहले प्रधानमंत्री बने और फिर प्रधानमंत्री जी ने अपना मंत्रिपरिषद तय करा, अपना मंत्रिमंडल तय करा है कि इस बार ये लोग क्या है, हमारे देश को शासन करने में और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है। तो प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद, प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद ही क्या है, मंत्रिपरिषद अस्तित्व में आता है। ठीक है, तो पहले प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करता है, पहले प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ग्रहण कर लेगा और फिर बाकी सारे मंत्री बनेंगे। मतलब क्या होगा, सारे मंत्री बाद में शपथ लेंगे। पहले प्रधानमंत्री होना जरूरी है और उस प्रधानमंत्री के पीछे पीछे ही क्या होंगे, सारे के सारे मंत्री होंगे। ये जैसे कि हमारे आज के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र से पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है। तो मैंने आपको क्या कहा है कि अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे, अगर प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट छोड़ दी है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या होगा कि सारे के सारे मंत्री अपने पद से हट गए, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ साथ आए थे और प्रधानमंत्री हट गया तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे हट जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, अगर वो त्याग पत्र सौंप देता है किसी भी कारण से, अगर प्रधानमंत्री हट गया तो क्या होगा, वो जो ऑटोमेटिकली उनके जितने भी मंत्री थे वो सारे के सारे हट जाएंगे। जबकि किसी मंत्री की मृत्यु, हटाए जाने या त्याग पत्र के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान खाली होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसान आंदोलनों में जो वो त्याग पत्र सौंपा गया मंत्री पद से, वो त्याग पत्र मान लिया गया और उनकी जगह क्या कर लिया गया, नए व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया। तो जब एक मंत्री की मृत्यु हो जाती है या उनको हटा दिया जाता है या वो मंत्री खुद त्याग पत्र सौंप देता है, तो मंत्रिपरिषद में सिर्फ और सिर्फ केवल एक स्थान खाली होता है। परंतु जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र सौंप देता है, तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा जो मंत्रिपरिषद है वो भंग हो जाती है, मंत्रिपरिषद पूरी की पूरी हट जाती है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। सेतु क्या होता है, पुल, ठीक है, मतलब जोड़ने का काम करता है। अब इसको इस प्रकार से समझिए, ये है भैया प्राइम मिनिस्टर जी, जो प्रधानमंत्री जी है वो बीच में। तो ये प्रधानमंत्री जी क्या है, एक तरफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद और दूसरी तरफ राष्ट्रपति साहब प्रेसिडेंट। इन्होंने क्या फैसला करा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, मतलब पूरे के पूरे मंत्रिमंडल ने क्या फैसला करा है,
ये फैसला प्रधानमंत्री जी ने बैठ करके सुना, पूरा फैसला लिया, ये फैसला राष्ट्रपति जी को बताएंगे। फिर राष्ट्रपति जी क्या बात बोलते हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को बोली और ये फिर इनको बताएंगे। ओके, तो एक तो क्या हो गया, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति जी के बीच में सेतु का काम करता है। और दूसरा आप एक और देखिए, जो प्रधानमंत्री जी है वो संसद का, मतलब आप कह सकते हो लोकसभा का नेता है, ठीक है, और इधर है अपने राष्ट्रपति साहब, ठीक है। तो अब प्रधानमंत्री संसद में भी जवाब देगा, संसद में क्या हुआ वो राष्ट्रपति जी को बताएगा, राष्ट्रपति जी क्या कह रहे हैं वो संसद को भी बताएगा। तो राष्ट्रपति, संसद और मंत्रिपरिषद के बीच प्रधानमंत्री एक सेतु का काम करता है, तीनों को जोड़ने का काम करता है। मंत्रिपरिषद ने क्या फैसला लिया, राष्ट्रपति को बताना, राष्ट्रपति जी क्या कह रहे हैं मंत्रिपरिषद को बताना। संसद ने क्या फैसला लिया, राष्ट्रपति जी को बताना, राष्ट्रपति जी क्या कहते हैं वो किसको बताना, संसद में उसका जिक्र करना। इस भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी थी। तो देखिए यहाँ पे पंडित नेहरू की बात हुई, जवाहरलाल नेहरू जी की बात हुई, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री सरकार की केंद्रीय धुरी है। धुरी का मतलब क्या होता है, एक्सेस, ठीक है, मतलब सब कुछ घूम फिर करके उसी पर ही आ जाएगा। तो सरकार का जो सेंट्रल पॉइंट है सरकार का वो प्रधानमंत्री है, सब कुछ घूम फिर करके किस पर आ जाएगा, प्रधानमंत्री पर आ जाएगा। तो इसलिए पंडित नेहरू कहते हैं कि सरकार की जो केंद्रीय धुरी है वो प्रधानमंत्री है, मतलब ओवरऑल सारी की सारी जिम्मेदारी किस पर होगी, प्रधानमंत्री पर होगी। प्रधानमंत्री से कोई चीज शुरू होगी और प्रधानमंत्री से ही खत्म होगी। तो प्रधानमंत्री वो सेंट्रल पॉइंट आ गया जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, ऑलमोस्ट सब कुछ उसी के ही अनुसार चल रहा है। प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि वह सभी संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। तो यह बात हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का यह दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है, ये उनकी ड्यूटी है, ये उनका फर्ज बनता है कि जो भी संघीय मामले हो, संघीय मामले मतलब जो संघ सरकार के, केंद्र सरकार के जो भी मामले हैं उनके प्रशासन के और जितने भी प्रस्तावित कानून है कि भाई हम ये कानून बनाना चाहते हैं, इन सब की सूचना देना राष्ट्रपति जी को इन सभी की सूचना देना, उन तक पहुंचाना, ये काम, ये दायित्व किसका है, प्रधानमंत्री जी का है। तो प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी बनती है कि जो भी काम हो रहा है देश में, केंद्र सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, कौन कौन से कानून केंद्र सरकार बनाने में को जा रही है, इन सभी बातों की सूचना देना राष्ट्रपति जी को देंगे, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। देखिए, तो अब प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया है, तो अब सरकार ने जितने भी निर्णय लिए हैं उन सब में वो क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। हर व्यक्ति के निर्णय में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। जैसा कि आप एक ऐसा ही समझ सकते हैं, जैसा कि देखिए यहाँ पे निखिल सर है। अब निखिल सर मुझसे, मैंने कोई डिसीजन लिया है तो उसमें भी निखिल सर, राहुल सर शामिल होंगे। मोनू सर ने कोई डिसीजन लिया है तो उसमें भी शामिल होंगे, और लर्निंग शेयर के जो बाकी टीचर्स हैं उन्होंने कोई डिसीजन लिया है तो उसमें भी शामिल होंगे, क्योंकि ये क्या है, हेड है, ये प्रमुख है, ये मुखिया है। तो उसी प्रकार से अगर प्रधानमंत्री जी हैं तो प्रधानमंत्री जी, मान लीजिए कि कानून मंत्री ने कोई फैसला लिया है तो ऑफकोर्स सी बात है प्रधानमंत्री जी से पूछ करके ही लिया होगा। सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने कुछ काम करा है तो ऑफकोर्स सी बात है प्रधानमंत्री जी से पूछ करके काम करा होगा। वित्त मंत्रालय ने कुछ करा तो प्रधानमंत्री से काम करा, मतलब प्रधानमंत्री जी सभी जो महत्वपूर्ण निर्णय हो रहे हैं उन सब में क्या सम्मिलित है और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेते हैं। अब मान लीजिए ये जो सामाजिक मंत्रालय है, इसकी कोई बात प्रधानमंत्री जी को लगा, यार इसमें ये सुधार कर लीजिए, ठीक है, और ये निर्णय अपन फाइनल करते हैं, ये निर्णय आप देश में लागू करवा सकते हैं। तो मतलब जो फाइनली जो नीतियों का निर्माण करना और कौन कौन से डिसीजंस, कौन कौन से निर्णय लेने हैं और कौन कौन सी पॉलिसियां देश में लागू होंगी, ये सब कुछ जो फाइनली डिसाइड करता है वो कौन करते हैं, प्रधानमंत्री ही करते हैं। इस प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री की जो शक्तियों के कौन कौन से सोर्सेज हैं। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, तो पूरे के पूरे जो मंत्रिपरिषद है उस पर नियंत्रण रहता है, कंट्रोल रहता है किसका, प्रधानमंत्री का। एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहली बात, प्रधानमंत्री जब चाहे किसी भी मंत्री को हटा सकता है, ठीक है, किसी को भी हटाना चाहे तो वो हटा सकता है। किसी का अगर विभाग बदलना चाहे तो विभाग भी बदल सकता है, कि लगता है कि नहीं यार आप सामाजिक कल्याण में बेहतर नहीं कर सकते, आप एक काम करो कानून मंत्री बनो, कानून मंत्री में आप बेहतर हो जाओगे। और विभाग का भार भी बढ़ा सकता है, मतलब आप ये कह सकते हो कि 2 विभाग दे दे, यार आप बहुत बेहतर ही काम आप कर रहे हो, एक काम करो सामाजिक कल्याण मंत्रालय के साथ आप कानून मंत्री भी अब आप बन जाओ, ठीक है। तो उन पे लोड भी बढ़ा सकता है, तो किसी को हटा भी सकता है, विभाग बदल भी सकता है, भार जो है मतलब काम है वो भी बढ़ा सकता है और नए मंत्री भी नियुक्त कर सकता है, ठीक है। जब वो कोई हटेगा तो उसकी जगह नया मंत्री तो आएगा ही आएगा। तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद पे क्या है, कंट्रोल है, नियंत्रण है किसका, प्रधानमंत्री का।
लोकसभा का नेतृत्व, मैंने क्या कहा, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो जो नेता होता है, नेता का क्या काम है, नेतृत्व करना, लीडरशिप करना ही काम है। तो लोकसभा का नेतृत्व कर रहे हैं। अधिकारी जमात पर आधिपत्य, अधिकारी जमात, ये जितने भी अधिकारी आपको देखने को मिलते हैं वो सब किसके अंडर में है, प्रधानमंत्री के अंडर में। प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अधिकारी जमात, जमात का ये हो गया कि जो पूरा वर्ग अधिकारियों का वो पूरा का पूरा किसके कंट्रोल में है, प्रधानमंत्री के कंट्रोल में। मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार। देखिए अब चुनाव के दौरान जितना प्रमोशन आज प्रधानमंत्री जी का देखा जाता है, वो भाई आज मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, उतना किसी मंत्री का देखते हो नहीं, उतना किसी नेता का देखते हो नहीं। मोदी जी आ रहे हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री है यार, तो उनका जो व्यक्तित्व है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, ठीक है, तो उसका लोगों में गजब का ही इफेक्ट जाता है। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी जी का था, जवाहरलाल नेहरू जी का था। तो जितने भी मतलब प्रधानमंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री, मतलब आप ये कह सकते हैं जो टॉप फेमस पर्सनैलिटी रही है वो फेमस पर्सनैलिटी प्रधानमंत्री बनी, और लोग उनको सुनने के लिए जाते हैं, उनके नाम पे वोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप चुनाव के दौरान उनमें व्यक्तित्व का उभार आपको देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि। अब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, कोई मीटिंग हुई, कोई विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, तो राष्ट्रीय नेता, हमारे देश के जो नेता है उसकी छवि होगी। अब जहां पे नरेंद्र मोदी जी खड़े हो गए मतलब वहां पे पूरा भारत है उनके साथ है। जहां पे राष्ट्रपति जी चले गए वहां मतलब पूरा भारत है। पर मुख्यतः हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री जो मुख्य जो सम्मेलन होते हैं उनमें जाते हैं और भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जहां पर मोदी जी चले गए मतलब वहां पर पूरा भारत चला गया, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा, प्रतिनिधियों को चुना और प्रतिनिधियों ने सरकार को चुना, और सरकार में जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री है। मतलब जनता ने किसको चुना है, प्रधानमंत्री को चुना है। तो प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, देश की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व विदेशों में करता है। लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियां और उनका प्रयोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ जो प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री की जो कार्य हैं, वो राजनीतिक परिस्थितियां कैसी हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां निर्विवाद रही। अब जब भी किसी एक पार्टी को बहुमत मिल गया, मतलब जो 272 वाला जादुई आंकड़ा है, इसको जब पार कर गए तो नो डाउट प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां निर्विवाद नहीं है। निर्विवाद का मतलब क्या है, उसमें कोई आपको विवाद देखने को नहीं मिलेगा, कोई आपको डाउट देखने को नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स बात है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सबसे पावरफुल है। क्यों पावरफुल है, क्योंकि यहां पर एक पार्टी को क्या मिल गई, 272 से ज्यादा सीटें मिल गई। मतलब अभी अपन उदाहरण ले लेते हैं बीजेपी का, 303 सीटें मिली, ठीक है। अब क्या होगा, प्रधानमंत्री भी इनका, मंत्री भी इनके, तो सब कुछ किसके हिसाब से चलेगा, बीजेपी के हिसाब से चलेगा। तो ऑफकोर्स की बात है प्रधानमंत्री क्या है, काफी पावरफुल हो गया। पर अगर यहीं पर जैसे मान लीजिए भैया बीजेपी को पूरी सीटें नहीं मिली, 200 ही सीटें मिली, तो फिर वो और किसी को बोलेगी भाई तुम भी हमारे साथ जुड़ जाओ, तुम भी हमारे साथ जुड़ जाओ, तुम भी हमारे साथ जुड़ जाओ। अब प्रधानमंत्री पूरा पावरफुल नहीं है, बीजेपी अकेली पावरफुल नहीं है, उन सबकी भी सुननी पड़ेगी। प्रधानमंत्री अकेला कोई फैसला नहीं ले सकता, उस पार्टी के जो बड़े नेता है उनको भी पूछना पड़ेगा भाई ले ले क्या फैसला। अगर आप इस फैसले से खुश हैं तो ये फैसला ले लेते हैं, और नहीं है तो भैया ठीक है हटा देते हैं फैसले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर लोकसभा में एक पार्टी को पूरा बहुमत मिला है तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां निर्विवाद रही। परंतु जब राजनीतिक दलों के गठबंधन की सरकारें बनी तब ऐसा नहीं रहा। और जब राजनीतिक दलों का गठबंधन की सरकार बनी, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक पार्टियों ने मिलकर के सरकारें बनाई, तब आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। 1989 से हमने भारत में अनेक गठबंधन सरकारों को देखा। तो मैंने आपको क्या कहा था कि 1989 क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, और क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण हमें क्या है, गठबंधन सरकार केंद्र में और राज्यों में देखने को मिलती है। इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में न रह सकी। तो आप देखिए 1989 से लेकर करके 1998 तक 4 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके। इसका मतलब क्या है, ये जो 4 सरकारें आई वो अपना पूरा जो कार्यकाल है 5 साल का वो नहीं कर पाई। बहुमत समाप्त होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया या वे हटा दी गई। अब जब उनका बहुमत समाप्त हो गया, बहुमत समाप्त होने का मतलब क्या है, जो 272 लोग हैं उनमें से किसी ने बोल दिया कि नहीं हम तो सपोर्ट नहीं कर रहे, हम तो इस प्रधानमंत्री को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो हट गए। अब मान लीजिए 30 लोगों को बोल दिया कि नहीं हम तो हट गए, तो ये लो भैया कितने बचे, 242, सरकार डाउन, गिर गई सरकार। तो त्यागपत्र दे दिया जाएगा, और नहीं तो उनको हटा दिया जाता है, जैसे कि इस प्रकार से मैंने आपको बताया।
इन घटनाओं से संसदीय शासन का कामकाज प्रभावित हुआ है। अब ऐसी जो घटनाएं होती है, देखिए गठबंधन सरकार बनने के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। नुकसान तो यह है कि स्थायित्व जो है ना वो बहुत कम हो जाता है, अस्थायित्व के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि अस्थायित्व होगा, ठीक है, इनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो संसदीय शासन का जो कामकाज है वो ज्यादा प्रभावित होता है, गठबंधन सरकार सही से काम नहीं कर पाती, स्थायित्व होकर के काम नहीं कर पाती है, तो जिससे कि जो हमारे देश का शासन है वो थोड़ा सही से नहीं चल पाता है। इस सिलसिले में पहली बात तो यह है कि इन घटनाओं से प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की भूमिका बढ़ी है। तो जब हमने राष्ट्रपति जी के विशेषाधिकार पढ़े थे तब भी हमने ये बात करी थी कि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। जब से गठबंधन की सरकारें बनने लगी है उसमें राष्ट्रपति जी के जो विशेषाधिकार है उनकी भूमिका बढ़ चुकी है। दूसरा, इस अवधि में गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों में परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेंध लगी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब एक ही पार्टी को बहुमत मिलता था तो सब कुछ उसके प्रधानमंत्री के अनुसार और उसके बड़े नेताओं के अनुसार चलता था, पर अब ए, बी, सी और डी चार पार्टियों ने मिलकर के सरकार बनाई है। तो जो राजनीतिक सहयोगी है, इस पार्टी के नेता, 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 सब एक दूसरे से क्या करेंगे, परामर्श करेंगे, ठीक है, एडवाइस लेंगे, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ है कि चारों पार्टियों की बात सुनी जाती है, और जब चारों पार्टी के नेताओं की बात सुनी जाती है तो जो प्रधानमंत्री की जो शक्तियां है उसमें कुछ सेंध लग चुकी है। सेंध लगने का मतलब ये हो गया कि प्रधानमंत्री की जो पावर है उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है, कटौती देखने को मिलती है, क्योंकि प्रधानमंत्री उतना खुलकर के फैसले नहीं ले सकता ना। भैया आपने प्रधानमंत्री इस पार्टी का बना दिया, पर आपको इस पार्टी की भी सुननी है, इस पार्टी की भी सुननी है, इस पार्टी की भी सुननी है। अब एक कल्पना करिए कि सिर्फ और सिर्फ ए पार्टी की सरकार है तो आराम से किसी की नहीं सुननी। प्रधानमंत्री पूर्ण रूप से आजाद है, जो फैसला लेना चाहे वो ले सकता है। तीसरे, इससे प्रधानमंत्री के अनेक विशेष अधिकार, जिससे मंत्रियों का चयन और उनके पद स्तर तथा मंत्रालय के चयन पर भी कुछ अंकुश लगा है। अब जब एक ही पार्टी को बहुमत मिला तो वो उस पार्टी में से चाहे जिन लोगों को मंत्री बना सकता है, परंतु अब आपके साथ बी भी है, सी भी है और डी भी है। बी बोलेगा हमारे इन 2 लोगों को मंत्री बनाओ, सी बोलेगा हमारे इन 4 लोगों को मंत्री बनाओ, डी बोलेगा हमारे इन 3 लोगों को मंत्री बनाओ। तो भैया इनको बनाओ। अब इनके मंत्री के अलावा जितनों की फिर जगह बाकी रह जाए, फिर वो अपनी पार्टी के लिए देखेगा, हाँ भाई ठीक है अब इनको मंत्री बना लेते हैं। तो मंत्रियों का चयन और उनको कौन कौन से पद देने, यहाँ पर ये पार्टियां डिमांड करती है कि जो मेरा मंत्री होगा उसको एक को कैबिनेट में बनाओगे और एक को राज्य मंत्री में बनाओगे, ठीक है, 2 को स्वतंत्र प्रभार में बनाओगे, एक को उसमें बनाओगे, ये वाली पोस्ट दोगे, ये वाले पद दोगे, ये वाले डिपार्टमेंट दोगे, सब कुछ वो पार्टियां तय करती है, उसके बाद ही गठबंधन करती है। तो मंत्रियों का चयन पहले अकेला प्रधानमंत्री कर रहा था, पर अब सारी पार्टियों के साथ होगा। उनका पद स्तर तय करना और मंत्रालय, कौन सा डिपार्टमेंट उनको देना है, ठीक है, कौन सा मंत्रालय देना है, स्वास्थ्य मंत्रालय दोगे, वित्त मंत्रालय देना है, ठीक है, विदेश मंत्रालय देना है, इस सब पे क्या है, अब प्रधानमंत्री की जो शक्तियां थी इन पे अंकुश लग जाता है। जब जब गठबंधन सरकारें बनती है तो प्रधानमंत्री के इन कामों पर भी अंकुश लग जाता है, उसको जो बाकी के राजनीतिक दल है उनसे पूछ करके ही काम करना होता है। चौथे, प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी अकेले तय नहीं कर सकता। तो अब सरकार की कोई भी नीतियां होंगी, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोग्राम अगर सरकार लॉन्च करने जा रही है तो वो अकेला प्रधानमंत्री तय नहीं कर सकता, अकेला डिसाइड नहीं कर सकता। फिर वही बात है, इनसे भी पूछो, इनसे भी पूछो, इनसे भी पूछो। चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद विभिन्न विचारधारा वाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार बनाते हैं। तो कभी कभार चुनाव से पहले वो एक हो जाते हैं और कभी कभार चुनाव के बाद विभिन्न जो विचारधाराओं के वाले जो राजनीतिक दल होते हैं वो सहयोग करके क्या है, सरकार बनाते हैं, और ऐसी सरकार को हम लोग क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं। सहयोगी दलों के बीच काफी बातचीत और समझौते के बाद ही नीतियां बन पाती है। तो जितने भी जो सहयोगी दल है जो कि उस सरकार को बनाने में सपोर्ट करा, उन सभी सहयोगी दलों के बीच में काफी बातचीत होती है, समझौते होते हैं। समझौते इन द सेंस कि हमारे इतने मंत्री बनेंगे, इस पोस्ट पे वो हमारा लोग बैठेगा, ये काम नहीं होने चाहिए, अगर ये काम हुए तो हम सरकार को गिरा देंगे या हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे। तो इस प्रकार की बातचीत और समझौते से ही नीतियां बन पाती है, फिर ही पॉलिसी डिसाइड होती है। इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को एक नेता से अधिक एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ती है। देखिए अब ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें प्रधानमंत्री को एक नेता से अधिक एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ती है। मध्यस्थ की भूमिका कैसे है, जैसे मान लीजिए ये ए पार्टी है और ये सी पार्टी है, प्रधानमंत्री ए पार्टी का है। अब ए पार्टी और सी पार्टी की विचारधाराओं के बीच में कोई रास्ता निकालना, इन दोनों के बीच में मध्यस्थता कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। बी पार्टी डी पार्टी के बीच में मध्यस्थता कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री। सी पार्टी बी पार्टी के बीच में कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री। ए पार्टी डी पार्टी के बीच में कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री। मतलब पार्टियों के बीच में मध्यस्थता करने का काम भी है।
ये इनकी भी सुनेगा और इनकी भी सुनेगा, और फिर जो डिसीजन होगा दोनों का सुनकर के ही डिसीजन लेगा। इनकी भी सुनेगा, इनकी भी सुनेगा, फिर वही डिसीजन लेगा जो सही होगा, जिसमें चारों पार्टियां खुश हो, ऐसा डिसीजन ही उसको लेना होगा। तो यहाँ पे नेता से अधिक उसकी भूमिका यह है कि मध्यस्थता वाली भूमिका उसकी हो जाती है। कुछ एक बदलाव के साथ राज्यों में भी ठीक इसी तरह की लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती है, ठीक है, और ऐसी ही सेम टू सेम जो कार्यपालिका है वो राज्यों में भी देखने को मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राज्य में एक राज्यपाल होता है जो केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो देखिए राज्यों में जो विधानमंडल होता है, राज्यों में जो विधानमंडल होता है उसमें कौन कौन होता है? उसमें विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी और राज्यपाल होंगे। ये विधानसभा सभी राज्यों में है, ये सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में, ठीक है। अब जहां पर पहले ये सोच करके करते हैं, जैसे कि यूपी में, बिहार में है, तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा सारे के सारे वो काम करती है जो लोकसभा करती है, ठीक है। अब विधानसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उसी पार्टी का सरकार बनेगी, और सरकार का मतलब है मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद बनेंगे। फिर जो काम राज्यसभा केंद्र में कर रही है वो यहाँ पे विधान परिषद करेगी, और जितने सारे के सारी शक्तियां जो राष्ट्रपति साहब के पास है वो यहाँ पे राज्यपाल के पास, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? गवर्नर। तो वो सारी की सारी पावर्स किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। परंतु राष्ट्रपति जी को निर्वाचित किया जाता है, चुना जाता है, और राज्यपाल को केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। केंद्र सरकार एक लिस्ट भेजती है कि इन इन लोगों को अब इन इन राज्यों का राज्यपाल बनाना है, राष्ट्रपति जी साइन कर देते हैं और सारे के सारे व्यक्ति राज्यपाल बन जाते हैं। अब एक राज्य का एक राज्यपाल भी हो सकता है, 2 राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। यद्यपि प्रधानमंत्री की ही तरह मुख्यमंत्री भी विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, पर राज्यपाल के पास ज्यादा विवेकाधीन शक्तियां होती है। देखिए अब यहां पर भी क्या होगा, जैसे कि आप राजस्थान की विधानसभा का उदाहरण लेता हूं, 200 लोग हैं, तो अब जिनको 101 सीटें मिलेगी, जिस पार्टी को 101 सीटें मिलेगी वही क्या होगा? उसी की सरकार बनेगी। अब ये 101 लोगों ने क्या चुना कि भैया हम हमारा जो सीएम है वो इनको बनाना चाहते हैं। जैसे आज हमारे राजस्थान में अशोक गहलोत जी सीएम है, तो हम इनको सीएम बनाना चाहते हैं, ये सीएम बन गए, फिर ये अपने मंत्री चुनेंगे। और अब मंत्री कितने बना सकते हैं भैया? ये 200 है तो 200 का टोटल आ जाए 15%, 30, तो 29 मंत्री बना सकते हैं, एक तो खुद है ही। यूपी की बात करूं, यूपी के विधानसभा में 403 सीटें हैं, 403 सीटों का 15% निकालिए भी आप, ठीक है। अपन एक बार 0 मान करके चलते हैं, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 15 चौक 60, ओके, मैं 61 मान लेता हूं, चलो 61 मंत्री बन सकते हैं वहां पे, ठीक है। एग्जैक्ट आप 15% निकाल लीजिएगा तो 61 मंत्री बन सकते हैं, तो 60 बना लो और एक खुद मुख्यमंत्री हो ही जाएंगे। अब यहाँ पे विधानसभा में बहुमत दल का नेता है ही मुख्यमंत्री, पर यहाँ पे राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास ज्यादा विवेकाधीन शक्तियां। विवेकाधीन शक्तियों का मतलब क्या है? जो विवेक पर निर्भर करती हो, जो सोच समझ करके उसको पावर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्या भैया ठीक है, अच्छा ये स्थिति बन गई तो मेरे पास ही पावर है, मैं ये निर्णय ले लेता हूं। मतलब जो हम लोग कहते हैं ना कि हाँ अपना दिमाग लगा कर काम कर लो, ठीक है। जैसे आप कह रहे हो कि सर मैं ये करूं या नहीं करूं, तो बेटा आपकी मर्जी है, देख लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप दिमाग लगाओ और कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो रहने दो। तो यहाँ पे सारी के सारी जो पावर्स है वो विवेक पर डिपेंड करती है। बहरहाल राज्य के स्तर पर भी संसदनात्मक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत लागू है। तो जो संसदनात्मक व्यवस्था है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके सारे के सारे सिद्धांत लागू है। जैसा संसद देश के लिए करती है वैसा का वैसा ही ये विधानमंडल राज्यों में काम करेगी। ओके, तो आज के लिए अपना इतना ही। प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है उनका पूरा कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कराए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।